सीएम भजनलाल शर्मा ने की जन सुनवाई। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की। प्रदेश भर से जन सुनवाई में पहुंचे लोग। समय समय पर सीएम भजनलाल शर्मा जन सुनवाई करते हैं। इसी कड़ी में अपनी फरियाद लेकर फरियादी पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और निश्चित तौर पर हर बार की तरह त्वरित समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई की और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर सीएमआर पहुंचे। और अब सीएम भजनलाल शर्मा का कल का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें। सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। सुबह 10:40 का वक्त होगा जब उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 10:45 पर उदयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। 11:05 का वक्त होगा। चित्तौड़गढ़ फोर्ट हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। 11:05 पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंचेंगे और जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ में आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और इसके बाद बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे और आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में कार्यक्रम होगा। जनता को संबोधित भी करेंगे। और अब टोंक से खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे जिला परिषद टोंक। राज्यपाल बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ जिला परिषद सभागार में बैठक लेंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों से योजनाओं की समीक्षा करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिला परिषद टोंक पहुंचे, जहां राज्यपाल बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ जिला परिषद सभागार में बैठक लेंगे। और अब नगर निगम हेरिटेज की निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुनीश गुर्जर को आज भी राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। तीसरे निलंबन को भी मुनीश गुर्जर ने दी है हाईकोर्ट में चुनौती। निलंबन आदेश पर फिलहाल हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है रोक। राज्य सरकार ने हलफनामा पेश करने के लिए मांगा है अतिरिक्त समय। महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार की ओर से समय मांगा और दस्तावेज और हलफनामा पेश करने के लिए समय मांगा गया है। अब 1 अप्रैल को मामले पर अगली सुनवाई होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने मामले में मुनीश गुर्जर की ओर से पैरवी की। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार की ओर से समय मांगा है। दस्तावेज और हलफनामा पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। अब 1 अप्रैल को मामले पर अगली सुनवाई होगी। और अब जयपुर से खबर, राज्य सरकार के तहत लाए जा रहे कोचिंग बिल को लेकर एबीवीपी की पीसी। एबीवीपी के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सरकार के तहत लाए जा रहे बिल का स्वागत किया। सरकार के समक्ष कुछ और सुझाव पेश किए गए। कहा, बिल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। डमी स्कूलों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। एक रूप फीस राशि को लेकर भी जिक्र नहीं किया। ऑनलाइन क्लास को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों को ऐड करने की भी इस दौरान बात कही। इसमें सरकार ने अपने स्तर पर तो सारी चीज़ों को रखा ही है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इसमें और भी प्रावधान जो कि जुड़ने चाहिए। हम सबके ध्यान में है कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष कोचिंग के विषय में ही एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा कि न्यूनतम 16 वर्ष की आयु रखने वाले छात्र उनको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रावधान उन्होंने गाइडलाइन में रखा। विद्यार्थी परिषद की यह मांग है कि ये 16 वर्ष की आयु का विषय इस राज्य में जो विधेयक पारित हुआ है उसमें भी जुड़ना चाहिए। इसके साथ ही
एक हम सब देखते हैं कि आज के स्कूलों में एक डमी संस्कृति, डमी स्कूल के नाम पर वो लोग एक कह सकते हैं कि स्कूल के नाम पर ही कोचिंग चला रहे हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार से ना तो वो वहाँ की एक्टिविटीज़ को कराते, ना प्रेयर कराते। हमने देखा है कि भारत के अंदर पाठशाला का क्रम चलता आया है और विद्यालय विद्या का मंदिर होता है, तो यहाँ पूरी संस्कृति एक छात्रों के अनुसार जुड़नी चाहिए। तो इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने और अब झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जहां खेड़ला गांव के पास खेत में मिला रॉकेट जैसा उपकरण। खेत में संदिग्ध उपकरण मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पिलानी पुलिस मौका निरीक्षण कर रही है। नरहड़ पिलानी रोड पर खेड़ला गांव में संदिग्ध उपकरण मिला, तो खेत में संदिग्ध उपकरण मिलने से सनसनी फैल गई। खेड़ला गांव के पास खेत में रॉकेट जैसा ये उपकरण मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस पहुंची और मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। और अब उदयपुर से बड़ी खबर, जहां उदयपुर में चाकूबाजी से गरमाया माहौल। हिंदू जागरण मंच के शक्ति सिंह पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उदयपुर में चाकूबाजी से माहौल गरमा गया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। हिंदू जागरण मंच के शक्ति सिंह पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया। तो मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। उदयपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। उदयपुर में चाकूबाजी से माहौल गरमाया और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदू जागरण मंच के शक्ति सिंह पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया और चाकूबाजी के बाद माहौल गरमा गया। और सीएम भजनलाल शर्मा के चित्तौड़गढ़ दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। जौहर स्मृति संस्थान की ओर से होने वाले जौहर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम शिरकत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने दुर्ग पर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल समेत श्रद्धांजलि स्थान का भी जायजा लिया। और सीएम भजनलाल शर्मा साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी मंगलवार को एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव महेंद्र सोनी और जिला कलेक्टर टीना डाबी साथ ही जिले के आला अधिकारी आदर्श स्टेडियम पहुंचे, जहां कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। और सीएम भजनलाल शर्मा सभा के बाद महिलाओं से यहां सीधा संवाद भी करेंगे। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी विशाल आयोजन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसमें 6 विभागों की 12 योजनाओं का या तो लॉन्चिंग किया जाएगा या गाइडलाइंस जारी की जाएगी या डीबीटी किया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काफ़ी कटिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में भी और अभी भी नियमित महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। लाभार्थियों से इस कार्यक्रम में भी वीसी के जरिए संवाद किया जाएगा और काफ़ी सारे लाभ जो है वितरित किए जाएंगे। तैयारियां बिल्कुल ठीक है। पूरा जिला प्रशासन और हमारा विभाग और संबंधित विभाग मुस्तैद है। हमारे विभाग की उप मुख्यमंत्री महोदया भी आएंगी और यहाँ जिले के प्रभारी मंत्री जी हैं और जिले के जो आपके उद्योग राज्य मंत्री जी हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी जनप्रतिनिधि है। देखिए अब लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कब तक इस जो कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा? ये देखिए आज रात
सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां राणा सांगा पर की विवादित टिप्पणी के बाद एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद रामलाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा को राष्ट्र के महान योद्धा और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। जिला संयोजक, इकाई अध्यक्ष और बड़ी संख्या में इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान का विरोध होने लगा है। राणा सांगा पर दिए गए अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मारवाड़ राजपूतों ने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही कलेक्टर को उपराष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही करणी सेना संभाग अध्यक्ष उमराव सिंह जोधा ने कहा कि सपा सांसद के बयान से हर राष्ट्रभक्त और 36 समाजों के लोगों में रोष है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के तहत महाराणा सांगा के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर पत्रकार संगठन मेवाड़ प्रेस क्लब ने विरोध किया। मेवाड़ प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने जिस प्रकार घटिया मानसिकता दिखाते हुए वीर राणा सांगा के प्रति गद्दार शब्द का जो प्रयोग किया है, इससे संपूर्ण राजपूत समाज सहित सभी देश के नागरिक आहत हैं। कारण ये है कि कोई घटिया मानसिकता के कारण इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है जो उसको न तो कहीं उसने पढ़े होंगे न कहीं देखे होंगे। इस तरीके की बात करना शायद मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि है ना, उसके मानसिक दिवालियापन है उसका। और जिस व्यक्ति ने 80 घाव खाकर के भी मातृभूमि के प्रति प्रेम दर्शाते हुए वीर गति प्राप्त की है, ऐसे वीर योद्धा के प्रति इस तरीके की घृणित बात करना मानसिक दिवालियापन ही कहा जा सकता है। आसमान पर थूकने से थूक मुंह पे ही आता है। उस महान वीर योद्धा की ख्याति पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगेगा। अभी तो इसी के लिए समझ में आएगा कि इस घटिया आदमी को क्यों इतना तवज्जो दी जा रही है, क्यों इतना सुना जाए। एक घटिया सांसद जो कि राज्यसभा से चुनकर गए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से राणा सांगा के बारे में अपने विचार संसद में व्यक्त किए हैं, वो एक घटियापन अपने आप में दिखाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को संसद में किसी प्रकार से जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए और संसद के अंदर जितने भी सांसद बैठे हैं उनको इनका बहिष्कार करना चाहिए और बिना किसी कारण इस प्रकार के एक देश के महान योद्धा के प्रति जो उन्होंने अपने शब्द व्यक्त किए हैं उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मेवाड़ प्रेस क्लब ने आज इसके खिलाफ एक ज्ञापन माननीय उपखंड अधिकारी जी को दिया है और हमारी मांग है कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन हो। आज निम्बाहेड़ा उपखंड अधिकारी जी को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन मेवाड़ प्रेस क्लब की ओर से सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल जो हैं, उन्होंने महाराणा सांगा एक वीर योद्धा राजस्थान के जिनकी रगों में वीरता बहती है और जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है कि ऐसे घटिया लोगों को आप और हम जैसे लोग ही, आम जनता ही उन्हें अपना नेता चुनती है और तब जाकर वो लोग अपने घटिया मुंह से घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं और फिर हम जैसे लोगों को ज्ञापन देना पड़ता है और ये कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को ज्ञापन के माध्यम से तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पर सीधे सीधे सबक सिखाने की भी ऐसे लोगों को ज़रूरत है। हम अपना जनप्रतिनिधि किसे चुनते हैं, कौन हमारे ऊपर राज करता है, या जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, उनका शैक्षणिक जो है वो स्तर किस तरीके का है, ये तय करना हम लोगों का दायित्व होता है। तो मैं जो भी लोग मुझे इस माध्यम से सुन पा रहे हैं, मेरा उनसे बहुत अनुरोध है कि जब भी आप अपना जनप्रतिनिधि चुने तो उसे बहुत गहराई से आकलन करें उसका। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की अभद्रता करता है तो मेरा ये मानना है, हो सकता है कि मैं गैर संवैधानिक बात कर रहा हूँ, पर ऐसे लोगों को सीधे सबक सिखाना ही एकमात्र समाधान ऐसी समस्याओं का है।
और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हमने ये सब कुछ किया। पर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए कि वे जनता के बीच जाकर वोट मांगने की हिम्मत। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां राजस्थान एमबीसी युवा बेरोजगार महासंघ का शहीद स्थल पर चौथे दिन भी धरना जारी है। शहीद रूपनारायण गुर्जर के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति सहित विभिन्न 11 सूत्री मांगों को लेकर एमबीसी समाज का सिकंदरा शहीद स्थल पर चौथे दिन भी धरना जारी रहा। आपको बता दें, राजस्थान एमबीसी युवा बेरोजगार महासंघ के नेतृत्व में रीट भर्ती 2018 में नियुक्ति 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी। खैरथल तिजारा की भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी कुख्यात अरशद गैंग के सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया है। अख्तर को मध्य प्रदेश के तानोडिया गांव से पकड़ा गया है। इसके साथ ही आरोपी के बेटे अनीश को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने अनीश के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। अब खबर नागौर से, जहां जायल की कृषि मंडी में अज्ञात कारणों से आग लगी। सूखी घास और झाड़ियों में आग लग गई। कृषि मंडी में सामान का कोई नुकसान हालांकि नहीं हुआ। स्थानीय लोगों और नगरपालिका की टीम ने आग पर काबू पाया। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र में पाटा के पास ड्राइवर की लापरवाही के कारण टेम्पो पलट गया, जिसमें टेम्पो सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घायल साहबू ने बताया कि हम टेम्पो में बैठकर गांव ब्रिसंगपुर जा रहे थे। हम टेम्पो में बैठ के जा रहे थे और पाटा पार करके हम टेम्पो बल दो साहब पलट गया, सारा ऊपर पड़ा। ये कमर में चोट आई, ये हवा टूट गई है। 5-6 सवारी थी साहब। कहाँ जा रहे थे आप? घर तरफ जा रहे थे, बिरसनपुर। वो पाटा पार करके अगले मोड़ पे पलट हो गए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां नए यातायात कानून के विरोध में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर चक्का जाम किया। करीब 1 घंटे के सांकेतिक चक्का जाम में चालकों ने नए कानून को काला कानून बनाते हुए वापस लेने की मांग रखी। चालकों ने कहा कि वाहन चालक जानबूझकर दुर्घटनाएं नहीं करते और इस कानून के लागू होने के बाद वाहन चालक प्रताड़ित होंगे। इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में जंतर मंतर पर चलो का कार्यक्रम था और उसी के साथ साथ जहां भी संभव हो सकता है पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर जो एजुटेशन का कार्यक्रम रखा हुआ है कि जो एमवी एक्ट मोदी सरकार लेकर आई है उसको 1 अप्रैल से लागू करने की क़यामत की जा रही है। और ये इतना खतरनाक कानून है कि ड्राइवर को 10 साल की सजा और मालिक को 20 लाख रुपए का जुर्माना। हालांकि बस चलते कभी भी ड्राइवर नहीं चाहता कि उसके गाड़ी के नीचे कोई चींटी भी मरे, लेकिन हादसे हो जाते हैं। उसी श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गर्मी के मौसम को देखते हुए कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी के निर्देश पर वाटर कूलरों की मरम्मत की जा रही है, जहां अनाज मंडी में आधे से ज्यादा खराब पड़े हुए पानी के वाटर कूलर को सही करवाया जा रहा है, जिससे मंडी में आने वाले लोगों को ठंडा पानी मिल सके। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के समय पर नहीं पहुंचने से मरीज परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा पर्ची काटने से लेकर चिकित्सक के मिलने तक मरीजों को घंटों का समय लगता है। वहीं जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर ने चिकित्सालय प्रबंधन से व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है और साथ ही व्यवस्थाएं सुधारने के साथ साथ मरीजों के लिए ठंडे पानी की भी व्यवस्था की जाए। हनुमानगढ़ टाउन जिला हॉस्पिटल में सबसे बड़ी समस्या है, अगर डॉक्टर साहब सही समय पे अपनी सीट पे आके बैठे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे कम से कम 200 के करीब लाइन में जो मरीज और पेशेंट लगे हुए बैठे हैं यहाँ पे। अगर डॉक्टर साहब यहाँ पे टाइम से अपनी सीट पे आके बैठे मरीजों को ढंग से देखें तो ये भीड़ इतनी नहीं हो, क्योंकि जो लोग आज इसलिए जो बिल्कुल पीछे खड़ा है
अगर उसको ज्यादा तकलीफ है तो वो या डॉक्टर साहब के पास पहुंचेगा तो कम से कम उसको 3 घंटे लग जाते हैं। तो अगर वो बीमारी से पीड़ित है जो आप डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं, मैं जिला प्रशासन से कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था और टाइम से यहाँ पे बिठाया जाए। और जगह भी बहुत कम पूरी जगह है, हजारों लोग यहाँ पे लाइनों में खड़े हैं, मरीज आए हुए हैं। वो तो ज्यादा गंभीर बीमारी से या जो पीड़ित है वो मरीज को यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने देख सकते हैं कि वो अलवर में ब्लिंकिट में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। दरअसल कंपनी के लिए काम करने वाले कामगार ब्लिंकिट की नई पे आउट पॉलिसी की वजह से हड़ताल पर हैं और साथ ही कर्मचारियों ने पे आउट बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने नई ज्वाइनिंग पर पुराने कर्मचारियों को हटाने का भी आरोप लगाया है। भाई हम ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं और हमारी हड़ताल ब्लिंकिट के लिए ही है और हमारी मांग कुछ नहीं है ज्यादा। हमारे को बस नई ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए बंदों की और जितने बंदे हैं उतने बंदों से काम करवाएं और हमारा जो पे आउट जो कंपनी दे रही है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, तो हमारा पे आउट बढ़ाने के लिए हमने हड़ताल की है और हो सकता है आज शाम तक हमारी मांग मान ली जाए या नहीं मानेंगे तो हम आगे भी 1-2 दिन के लिए बढ़ाएंगे। इसलिए हम सर हमारी मांग ये है, हम ब्लिंकिट में राइडर है और इसमें क्या है जो पे आउट है वो लगभग समान नहीं है, भिवाड़ी में ज्यादा है और यहाँ पे कम है घंटे के हिसाब से, और जयपुर में और भी ज्यादा है, अलवर एनसीआर में आता है। इसमें क्या है उल्टा ज्यादा होना चाहिए, जयपुर से भी पेट्रोल यहाँ ज्यादा है और भिवाड़ी में कम है, फिर भी वहाँ इनकम ज्यादा है और यहाँ पे पर घंटे का पे आउट कम मिलता है। तो हमारी यही मांग है कंपनी से, सभी से, जो भी है सभी राइडर भाइयों की। हाँ 11 घंटे में 500 रुपए की इनकम होती है, कुछ भी नहीं है, और जो भी 150 राइडर है सभी की यही मांग है। और बारां जिले के अंता के समीप भोजाखेड़ी में घर में घुसकर पिता पुत्र पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने अंता थाने पर धरना प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं दोनों आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। ये दरअसल एक बिल्कुल साजिश के तहत ही काम किया गया है और मैं नहीं मानता कि कोई चोरी के लिहाज से कोई आदमी अंदर घुसा है। चोरी के लिहाज से घुसता तो एक आध चाकू मारता, उसने 17 चाकू निर्मम तरीके से मारे हैं, जिसमें 11 चाकू एक बुजुर्ग के लगे हैं, 6 चाकू बच्चे के लगे हैं। इतनी निर्मम तरीका से वो एक साजिशन ये लोग अंदर घुसे। और मैं बार बार ये कहता हूँ ये सिर्फ हत्या का प्रयास ही नहीं, उनका हत्या का एक असफल प्रयास था जो उन्होंने पूरी ताकत लगाई। हालांकि अभी वो गंभीर अवस्था में है, 12 में एडमिट है। तो मैं यूँ चाहता हूँ और प्रशासन से हमारी यही पहली जो मांग है वो यही है कि सर्वप्रथम ऐसे लोगों की गांव के अंदर बिंदोरी निकाली जाए ठोक ठोक के। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि उस पूरे परिवार को, अभी हमने मांग रखी है सब लोगों की सलाह से, पूरे परिवार को यहाँ बुलाकर आम सहमति बनेगी, प्रशासन पाबंद करेगा, वो गाँव छोड़ेंगे। और तीसरा ये है कि अगर अवैध तरीके से मकान बना हुआ है, अभी तहसीलदार जी दिखवा रहे हैं, तो उसको ज़मींदोज किया जाना चाहिए। रात 1:30 बजे चोर घर पे आए थे। वो मतलब वो है ना हमारे मतलब मेरे बाबूजी के ऊपर हमला कर रहे थे। वो आधे मतलब चाकू घोप रहा था, एक आदमी और एक आदमी ऊपर था वो छत पे। वो उन्होंने हमारी कुंडियाँ मार दी थी। मेरे पापा चिल्लाने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर हमने बाढ़ को है ना जोर से ला कर कुंडी खुल गई थी। जो हम बाहर गए ना, जो वहाँ पर एक आदमी था जो मेरा हम सारे उनसे लड़ने चाकू बोल रहे थे, हम उनसे लड़ने लगे ना, जो हम पर हमला कर दिया मेरे बाबूजी के ऊपर। अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा की कुख्यात सांसी गैंग का पर्दाफाश किया और साथ ही मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने 3 साथियों के नाम उजागर किए हैं। आपको बता दें आरोपी के खिलाफ 9 फरवरी को सूरत निवासी पायल जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने ट्रेन में यात्रा के दौरान बैग से सोने के आभूषण और डायमंड चोरी कर फरार हो गए थे। दिनांक 9 फरवरी 2025 को चित्तौड़ थाने पे पायल जैन निवासी सूरत ने एक रिपोर्ट पेश की कि सूरत से बीलोड़ा किसी प्रोग्राम में आ रहे थे, तो बीलोड़ा रेलवे स्टेशन पे उतरने के दौरान एक सूटकेस को बदमाशान द्वारा कट लगा के चोरी की और उनके सोने और डायमंड के ऑर्नामेंट चोरी कर लिए। इस पे श्रीमान एसआई जीआरपी अजमेर द्वारा गंभीरता से प्रकरण को लेते हुए टीम का गठन का डायरेक्शन दिया। एसएचओ चित्तौड़ के नेतृत्व में टीम गठन किया। तो काफ़ी होटल, ढाबे, रेलवे स्टेशन अजमेर, विजयनगर,
चित्तौड़ आदि स्टेशनों के CCTV कैमरा चेक किए, अवे कमांड के किए, हाईवेज के होटल ढाबा आदि के कैमरा चेक किए। इसी दौरान टीम को सुराग मिला कि एक फुटेज में हरियाणा के सांसी गैंग का होने का अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी टीम जिंद, हरियाणा, भिवानी, रोहतक काफ़ी 10 दिन तक अथक प्रयासों के बाद में एक मुलजिम मनीष उर्फ विक्की निवासी रोनाथ भिवानी, हरियाणा को। प्रदेश में सड़क का होगा विस्तार। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर से जोधपुर खंड का चौड़ीकरण 787.33 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर बाईपास से नेत्रा गांव तक 87.63 किलोमीटर लंबे हिस्से को पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन में अपग्रेड करने के काम को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी है। परियोजना की लागत 787.33 करोड़ रुपए। परियोजना से खीवसर के चूना खनन क्षेत्र और नागौर जिले के सीमेंट उद्योगों को भी बेहतर संपर्क मिलेगा। क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीएम मोदी के विजन से जोड़ते हुए एक और कदम इसे बताया है। शेखावत ने कहा, सड़क सुरक्षा में वृद्धि और क्षेत्रीय विकास के लिए ये परियोजना एक बड़ा कदम साबित होगी। और बांसवाड़ा बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। बार एसोसिएशन बांसवाड़ा पीड़ित के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आगे आया। पालोदा गांव में 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई थी। हत्या के बाद सर्व समाज में भारी रोष है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष गौरव उपाध्याय ने आरोपी को तत्काल पकड़ने की मांग की है। बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हिरेन पटेल ने आरोपी का केस नहीं लगाने का आह्वान किया। वकीलों ने फैसले का समर्थन किया है। बार एसोसिएशन के लिए गए निर्णय का सर्व समाज ने आभार जताया है। जिस तरीके से एक मासूम छोटी बच्ची का निर्मम हत्या कर दी गई है, इस तरीके के जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई भी जगह नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों की पैरवी न केवल बांसवाड़ा बार एसोसिएशन के बाहर के भी कोई अधिवक्ता उसको इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। और प्रोसिक्यूशन विभाग से मेरा निवेदन है कि वो इसको कड़ी से कड़े केस लड़के ऐसे लोगों को फांसी की सजा। पालोदा गाँव में एक 12 साल की छोटी बच्ची की गला रेत कर जो नृशंस हत्या की गई है, तो हम यही मांग करते हैं, हमारे जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इस मामले का खुलासा हो और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, क्योंकि यह एक बड़ी ही निंदनीय घटना है और उस बच्ची को न्याय मिले, इसके लिए हम चाहते हैं। और सदन में बहस के दौरान हंगामा देखने को मिला। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पूरक सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डिप्टी स्पीकर बनने का प्रयास न करें, एक व्यक्ति एक पद का सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, आपने इस पूरे सेशन के अंदर जो व्यवस्था थी प्रश्नकाल के अंदर, उसमें जो प्रश्न पूछ रहा था उसको 2 पूरक प्रश्न पूछने का आपने समय दिया। इस सदन के अंदर किसी भी अन्य सदस्य ने अपने प्रश्न के अलावा सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपने खास तौर से नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए उन्हें हर बार तकरीबन हर प्रश्न के ऊपर सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने की अनुमति दी। तो एक तरह से विपक्ष के अंदर हर प्रश्न के ऊपर 4-4 सेकेंडरी प्रश्न आ रहे थे। मेरा आग्रह है कि नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति एक पद का सम्मान करें। वो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी बनना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपके साथ डिप्टी स्पीकर भी बनना चाहते हैं। भीलवाड़ा के आसिम में सर्व हिंदू समाज ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू समाज के लोग महाराणा प्रताप सर्कल पर एकत्रित होकर उन्होंने वाहन रैली निकाली और साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने 22 मार्च 2025 को राणा सांगा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
झुंझुनू में ईओआरओ परीक्षा के दौरान तय समय अवधि के बाद परीक्षा केंद्र एसएस मोदी स्कूल में 2 परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया और उस मामले में जिला कलेक्टर रामावतार मीणा तथा एसपी शरद चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने बताया कि इस मामले की अब तक की सारी स्थिति के बारे में आरपीएससी को अवगत करवा दिया गया है। परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता कहीं भंग नहीं हुई है। इस मामले की जांच एसपी ने साइबर सेल प्रभारी डीएसपी को दी है। जैसा कि आपको ध्यान है, राज्य स्तरीय एक परीक्षा थी, उसका आयोजन हो रहा था और उसका जो प्रश्न पत्र, एक सेंटर जो था, केंद्र था, एसएस मोदी स्कूल था। रात में लगभग 8:30-9 बजे जिला कलेक्टर महोदय से सीधे एक पत्र मुझे प्राप्त होता है, जिसमें ये तथ्य वर्णित था कि एसएस मोदी स्कूल के मेन गेट पे एएसआई समेत जो भी पुलिस जाब्ता मौजूद था, उन्होंने 11 बजे के उपरांत प्रवेश किसी परीक्षा देने वाले बच्चे को दिया, जबकि निर्देश ये थे 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में चूंकि पत्र प्राप्त हुआ तो तत्काल मेरे द्वारा कार्रवाई करते हुए पवन स्वामी जो एएसआई उस स्कूल के बाहर गेट के इंचार्ज थे और उनके साथ 5 अन्य का जाब्ता था, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, महिला और पुरुष दोनों थे। कुल मिलाकर के 6 लोग थे। उनका तत्काल ही निलंबन आदेश रात में निकाला। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एसएस मोदी स्कूल में 1-2 परीक्षार्थी कैंपस में 3-4 मिनट लेट प्रवेश हुए थे। इसकी सूचना प्राप्त हुई तो हमने एडीएम प्रशासन से जांच करवाई थी और प्रारंभिक तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एसपी साहब ने कार्रवाई की है और इसकी विस्तृत जांच भी करवा रहे कि सेंटर सुप्रिटेंडेंट, ऑब्जर्वर या अन्य लोग भी इसमें लिप्त तो नहीं है, या कहीं से भी कोई लिप्तता होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी को मैंने इस संबंध में अवगत करवा दिया है। लापरवाही की रिपोर्ट यही थी कि 11 बजे तक एंटर होना होता है, उसके बाद एंट्री हुई। हाँ, इसको भी हम देख रहे हैं कि सूचना संप्रेषित करने में समय लगा, उसकी क्या प्रक्रिया थी, सूचना संप्रेषण प्रणाली क्या है, कब तक उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, कब तक उनको ये सूचनाएं देनी होती है, इस विषय की जांच। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाएं दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। सरहदी बाड़मेर जिले के हिम्मत जांगीड़ के घर 20 साल बाद बेटी चंचल ने जन्म लिया, लेकिन बेटी एक पैर से दिव्यांग पैदा हुई। लेकिन सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप आयोजित 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर के दौरान कृत्रिम पैर लगाया गया और चंचल को जन्म के 7 साल बाद चलते देखा गया, जिसके बाद परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। परिजनों ने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। लाभार्थियों का चयन यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा रहा है। 7 साल की चंचल जांगीड़ का भी चयन नए पैर के लिए किया गया और वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। बिटिया का क्या नाम है? चंचल। मतलब क्या हुआ था चंचल? उसका जन्म से ही पैर नहीं था। तो अभी तो स्कूल, खाना पीना, रहना करना कैसे कर रहे थे? हम लोग गोदी में उठा के करते हैं। अच्छा। हाथ से ही खाना खिलाते हैं। तो कितनी तकलीफ होती थी बच्चे को? बहुत होती। अब तक तो इसे समझ नहीं है ना, अब समझेगी तब बढ़ेगी। आज उंगली पकड़ के चल रही है बेटी। हाँ। कितनी खुश। जन्म का ये पैर नहीं है, जन्म में 20 साल हो गई, बाद में जन्म का पैर नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे स्कूल वगैरह कैसे? स्कूल गोदी में बिठा के लेके जाते हैं और गोदी में उठा के वापस घर लेके आते हैं। आज पैर लग गए? आज पैर लग गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सोचा था कभी बिटिया ने कि सब अपने पैरों पे चलेगी? नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं था। कितनी खुशी? अच्छी खुशी है। तो मतलब कैसे पता चला यहाँ का सब ऐसा कुछ होता है और फिर क्या प्रोसेस क्या हुआ? यहाँ के कैंप के बारे में कैसे जानकारी मिली और फिर पूरी प्रक्रिया क्या है? बैनर देखा था, बाहर लगा हुआ बैनर था, तभी मालूम पड़ा कैंप है। फिर हम आ गए कैंप में। फिर क्या हुआ? पैर लगा रहे, पैर का लिया, माप लिया, पैर दे दिया। बच्ची को कितनी खुशी? खुशी तो है ही बच्ची। अब स्कूल खुद के पैरों पे जाएगी? हाँ, जाएगी। कोशिश करेंगे भाई, हाथ पकड़ के कोशिश करेंगे तो स्कूल। तो क्या हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं, जन्म में ऐसा ही।
और अब जयपुर से खबर, जहां आईएएस भास्कर सावंत को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल भेजने के आदेश पर रोक लगाई। जयपुर कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। हाईकोर्ट में अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगाई। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश दिए। राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और सितांशु शर्मा ने पैरवी। टोंक निवाई में पैंथर ने ज्वालाधाम बड़थल माता के पास बाड़े में घुसकर गाय के बच्चे को शिकार बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों से पैंथर का मूवमेंट इलाके में है और इससे दहशत है। आपको बता दें, कुछ दिनों से जंगली जानवर का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट देखा गया है। रामनवमी पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हिंदू समाज की बैठक हुई। बैठक में 10 अप्रैल को शहर में निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। समाज के नागरिकों की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई। आशीष पारी के अनुसार शोभा यात्रा को भव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शोभा यात्रा को लेकर समाज के नागरिकों में जबरदस्त उत्साह है। डॉक्टर निशांत बत्रा ने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी और बैठक में शोभा यात्रा कार्यक्रम की नियुक्तियां की गई। महेश जसूजा और राजेश सिसारिया को रामनवमी समिति का अध्यक्ष बनाया। रामनवमी के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उस उपलक्ष्य में सर्व समाज की बैठक की गई और इस बैठक में शोभा यात्रा की रूपरेखा और कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें महेश जसूजा जी और राजेश सिसारिया जी को रामनवमी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और रामनवमी रामलला के जन्म का उत्सव है। सभी हनुमानगढ़ वासियों को इसकी बधाई और राम काज में सारे हनुमानगढ़ वासियों से मैं अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर तन मन धन से हिस्सा लें, क्योंकि ये किसी का पर्सनल वर्ष की तरह इस बार भी रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा को लेकर के आज हिंदू समाज की एक बैठक हुई है, जिसमें संपूर्ण हिंदू समाज कोई पार्टी सबसे अलग होकर के आज बैठा है। बैठ करके इस बारे में एक रूपरेखा बनाई गई है कि हम 10 अप्रैल 2025 रामनवमी का ऐसा भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे कि पूरा अपना हनुमानगढ़ देखेगा कि इस बार की जो भव्य शोभा यात्रा है वो सबसे सुंदर भव्य शोभा यात्राओं में से एक रही है। और इसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह था। सबने मिलकर के इसकी योजना बनाई है और लोग कहते हैं कि इनका उद्देश्य, मैं कहता हूं कि शोभा यात्रा जो है वो केवल एक शोभा यात्रा नहीं है, इसको हमने नाम दिया है धर्म यात्रा। यानी धर्म की रक्षा के लिए जो ये अपना समाज जब उठ करके खड़ा होगा तो बड़े से बड़ा कार्य जो है वो तुरंत प्रभाव से होगा और उसको रोकने वाली कोई शक्ति नहीं होगी। ऐसी शक्ति हम तैयार कर देंगे कि पूरे हनुमानगढ़ में आप देखना कि एक